हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हु कैन बिकम अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पक्षकार कौन बन सकता है, कौन उसमें पार्टी हो सकता है, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी बनने के लिए क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए एक पक्षकार बनने के लिए। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो देख लेते हैं क्या कहा है इसमें। तो इसमें कह रहा है कि एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है अकॉर्डिंग टू द लॉ विच हिज सब्जेक्ट, की जिस भी लॉ के अंडर वो आ रहा है, मे बाइंड हिमसेल्फ एंड बी बाउंड बाय द मेकिंग, ड्राइंग, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, डिलीवरी एंड नेगोशिएशन ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। जैसे आपने पढ़ा है कि डिफरेंट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक की बात की जाती है। तो उसमें वो अपने आप को भी बाउंड कर सकता है और उससे बाउंड भी हो सकता है कि अगर उसने उसको बनाया है उसकी मेकिंग के लिए, ड्राइंग के लिए ड्रॉ करा है, अगर उसने एक्सेप्ट किया है, एंडोर्समेंट की है, उसकी डिलीवरी की है या नेगोशिएशन की है, तो इनमें से कुछ भी किया है तो उसकी वजह से वो उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर जो है वो अपने आप को बाइंड भी कर सकता है और दूसरों के द्वारा बाइंड भी करवाया जा सकता है, बशर्ते कि वो जो है वो कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति नियम के अनुसार अनुबंध करने के योग्य बनता है जिसमें वह अपने आप को बाध्य कर सकता है और प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक को बनाने, निकलवाने, स्वीकारने, सुपुर्द करने और पराक्रमित करने के लिए यानी कि नेगोशिएशन करने के लिए बाध्य करता है। तो जैसे आपको पता है कि हमने जो है वो अगर देखें कि कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वो उसके सेक्शन 11 में बताया है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। उसमें क्या है कि तीन चीज़ें होनी चाहिए उसमें, कि ही शुड बी अ मेजर यानी कि 18 ईयर्स से जो है वो 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा हो। दूसरी बात पर्सन ऑफ साउंड माइंड, कि उसको जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन की उसको पता हो कि मैं जिस एग्रीमेंट में एंटर हो रहा हूँ उसमें की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका क्या इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, तो उसको समझ सकता है। और तीसरी बात की शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, तब हम कहेंगे कि वो कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वही बात यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में भी आ जाती है कि उसकी कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है कि वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो अगर ऐसा पर्सन है और उसने जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्ट में जो है वो उसके प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक को बनाया है, ड्रॉ किया है, एक्सेप्ट किया है, एंडोर्स किया है, डिलीवरी की है, नेगोशिएशन की है, तो वो जो है वो इस एक्ट के अंडर जो है वो अपने आप को बाइंड भी कर सकता है और इनके द्वारा वो बाउंड भी हो सकता है। और अगर कोई पार्टी जो है वो उसमें कैपेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, जो भी उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट बिकम्स वॉइड एज अगेंस्ट द पार्टी विच इज़ नॉट कैपेबल। बट इससे ये नहीं होता है कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनकी जो है वो लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो वो जो पार्टीज़ हैं जो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनकी उनकी जो है वो कैपेबिलिटी उनकी लाइबिलिटी बनी रहेगी। बेशक कोई पार्टी जिसने जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे और जो दूसरी पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के बारे में हम जो है वो वन बाय वन कर लेते हैं कि कुछ स्पेसिफिकली कुछ पार्टीज़ हैं जिसके बारे में जो है वो बताया गया है या हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता हो। तो जो माइनर है माइनर एज ए पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो माइनर के बारे में आपको पता है कि उसको आप पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते, कि वो जो है माइनर जो है अंडर सेक्शन 26 अगर हम कहें तो ए माइनर मे ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सो एज टू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। कि अगर माइनर की बात की जाए तो माइनर जो है वो बिल को ड्रॉ भी कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जो है ये एक्टिविटीज़ वो कर सकता है। उससे क्या होगा कि वो दूसरी पार्टीज़ को बाइंड कर सकता है एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कि जितनी भी पार्टीज़ हैं उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई, उस बिल ऑफ एक्सचेंज से, उस प्रोमिसरी नोट से, उस चेक से, सभी लायबल रहेंगी एक्सेप्ट वो माइनर की कोई लायबिलिटी उसमें नहीं रहेगी। जैसे आपने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे कि माइनर की जो है वो कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं राइज होती है, तो माइनर जो है वो दूसरे लोगों को बाइंड कर सकता है, जो जिसने अगर उसका बेनिफिट है, अगर उसने पेमेंट रिसीव करनी है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट रिसीव कर सकता है। बट वो पर्सनली जो है वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट के लिए लायबल नहीं है, चाहे वो उसका ड्रॉअर है, मेकर है, एक्सेप्टर है,
वट एवर ही इज़, बट ही इज़ नॉट लाइबल ऑन दैट पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बट वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इसलिए, सिर्फ इसलिए कि उसमें माइनर कोई पार्टी है तो वो उस वजह से जो है वो वॉइड नहीं होएगा। बाकी की सभी पार्टीज़ जो है वो, रिमेनिंग पार्टीज़ जो है वो अपनी अपनी जो भी उनकी बाइंडिंग है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली वो उसके लिए लाइबल रहती हैं। देन कॉरपोरेशन एज अ पार्टी, कॉरपोरेशन यानी कि कंपनीज जो है वो एज अ पार्टी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कंपनी के लिए आपको पता है कि कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या जो चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, अगर वो दोनों चीज़ें, दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो कंपनी को अलाउ करती है कि वो उस टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी हो सकती हैं, तो फिर जो है वो वैलिड रहेगा। अदरवाइज जो है वो दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अल्ट्रा वायर्स की उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। देन एजेंट एज अ पार्टी, इन केस की जो एजेंट है तो वो अपनी एक्ट से, अपने काम से जो है वो बाउंड कर सकता है अपने प्रिंसिपल को, बट कंडीशन क्या है कि ही शुड बी प्रॉपरली ड्यूली ऑथोराइज्ड, कि जो एजेंट है वो उसके नाम पर जो है वो प्रॉपरली ऑथोराइज उसको होना चाहिए। तो ऑथोराइजेशन स्पेसिफिकली उसको जो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, प्रोमिसरी नोट्स के लिए, चेक्स के लिए उसको ऑथोराइज किया गया है, तभी जो है वो एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल को बाउंड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो नॉर्मल रूटीन वर्क में जो है वो एजेंट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऑथोराइज नहीं है, जब तक कि उसको स्पेसिफिकली जो है उसके प्रिंसिपल ने उस काम को करने के लिए ऑथोराइज नहीं किया है। और दूसरी बात की जो एजेंट है उसको जो है जब भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करेगा तो उसको लिखना पड़ेगा कि जो है वो ही इज़ ड्यूली ऑथोराइज्ड एंड एक्टिंग इन द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल, कि वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो है वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एंटर हो रहा है। और इन केस कि अगर वो मेंशन नहीं करता है कि वो जो है एक ऑथोराइज्ड एजेंट है और अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एंटर हो रहा है, तो उस केस में वो एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल हो जाता है। तो एक तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफिकली जो है वो अपने आप को ऑथोराइज्ड एजेंट बताना है और ये बताना है कि किस प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एंटर हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या है कि उसको जो है वो प्रॉपर ऑथोराइजेशन उस काम के लिए, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, तो उसके लिए उसकी प्रॉपर ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, तभी जो है वो अपने प्रिंसिपल को लायबल कर सकता है। अदरवाइज एजेंट जो है वो पर्सनली जो है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लायबल हो जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज अ पार्टी, कि हो सकता है कि किसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, डिसीज्ड पर्सन का, किसी पर्सन की जो है डेथ हो गई है, तो उस मृत व्यक्ति का वैधानिक प्रतिनिधि जो है, उस मृत व्यक्ति का वैधानिक प्रतिनिधि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके नाम पर वो उसके एसेट्स लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई हैं, तो वो जो पर्सन है अगर वो अपने नाम पर साइन करता है, क्या करता है कि अगर वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने ही नाम पर साइन करता है, तो क्या है कि वो जो भी उसमें लायबिलिटीज़ हैं उसके लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। बट अगर वो उसमें लिख देता है कि जो है वो जो है उसने साइन किए हैं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट डिसीज्ड पर्सन, कि उस मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि के रूप में जो है उसने साइन किए हैं, तो उसके अंडर जो है जो भी उसकी लायबिलिटी बनती है, जो भी उसको एसेट्स उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पर या उसके रूप, उसकी वजह से जो उसको मिली हैं जो एसेट्स, उस लिमिट तक वो जो है अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्योंकि जितनी उसको एसेट्स मिली है उसी के अकॉर्डिंगली उसकी लायबिलिटी उसमें बनेगी। बट अगर वो उसको मेंशन नहीं करता है कि वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर साइन कर रहा है, तो फिर उसकी जो है वो लायबिलिटी जो है वो पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है, और जितनी भी अमाउंट का वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उतनी अमाउंट के लिए वो लायबल रहता है। तो इसलिए क्या है कि उसको क्लियर कट टर्म्स में, क्लियर कट मैनर में जो है वो साफ स्पष्ट शब्दों में लिखना पड़ता है कि वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है वो उसमें एंटर हो रहा है। तो उसकी लायबिलिटी तो जितनी उस हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जितनी उसको प्रॉपर्टी, जितनी उसको एसेट्स मिल रही हैं, तो संपत्ति की सीमा तक वो अपने दायित्व को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, कम कर सकता है। देन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जैसे ड्रंकार्ड हो गए, इनसेन पर्सन हो गए, तो उसके बारे में आपको पता ही है कि सेम एज सच जो आपका माइनर के साथ जो चीज़ें हैं वही जो है वो आपका, अगर अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एंटर हो रहे हैं, तो वही चीज़ें जो है वही प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे। तो यानी कि वो जब पर्सनली लायबल नहीं रहेंगे इन केस की वो जो अनसाउंड माइंड के हैं। बट इन केस की अगर उस अनसाउंड माइंड के पर्सन का जो है वो कोई बीच में इंटरवल या गैप ऐसा आ जाता है जिसमें वो साउंड माइंड का है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सकता है, तो फिर जो है वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लायबल
हो जाता है। तो और फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आती है कि वो पर्सन उस टाइम पे अनसाउंड माइंड का था या साउंड माइंड का था, फिर वो उनको डिपेंड्स कि कौन सी पार्टी को जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। वो डिपेंड इस पे चीज़ पे करता है कि अगर जो है वो मैक्सिमम टाइम्स अनसाउंड माइंड का है, कभी कभी जो है वो साउंड माइंड का होता है, तो दूसरी पार्टी के ऊपर वो बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है कि उसको प्रूव करना है कि ये पर्सन उस टाइम पे साउंड माइंड का था। बट इन केस की वो पर्सन जो है वो नॉर्मली साउंड माइंड का है, बट इन केस की किसी टाइम पे जो है वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उस टाइम पे अगर वो थोड़े इंटरवल के लिए अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो फिर उस पर्सन को जो कि अपने आप को अनसाउंड माइंड का बता रहा है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो अनसाउंड माइंड का था। और इसके ऊपर जो है वो अनसाउंड माइंड के पर्सन के ऊपर वही प्रोविजंस लायबल अप्लाई होते हैं जो माइनर के लिए अप्लाई होते हैं। दैट मीन्स कि वो पर्सनली लायबल नहीं रहते हैं। बट बाकी की पार्टीज़ जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वो अपनी लाइबिलिटी से रिलीज़ नहीं होंगी कि इस बात को देख कर कि एक पर्सन जो है वो बीच में अनसाउंड माइंड है। देन पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि ट्रेडिंग फर्म्स एंड नॉन ट्रेडिंग फर्म्स। तो जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं उसमें प्राइमा फेसी, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी को पार्टनर्स हैं तो हर एक पार्टनर के पास प्राइमा फेसी अथॉरिटी है कि वो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर रहा है, साइन कर रहा है, मेक कर रहा है, मेकिंग के लिए, इंडोर्सिंग के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, ट्रांसफरिंग के लिए, नेगोशिएबल के लिए, वो दूसरी पार्टीज़ को मतलब कि दूसरे को पार्टनर्स को जो है वो बाइंड कर सकता है इन केस ऑफ ट्रेडिंग फर्म। तो ट्रेडिंग फर्म में हर एक पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि वो अपने एक्ट से कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो एंटर हो रहा है तो उसमें वो अपने बाकी के को पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। बट अगर वो फर्म जो है वो नॉन ट्रेडिंग फर्म है तो उस पार्टनर के पास ऐसी कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं आती। तो उस केस में क्या है कि फिर उसके पास अगर अथॉरिटी होगी तभी बाकी के को पार्टनर्स जो है वो उसमें बाइंड होंगे, उनकी लाइबिलिटी अराइज होगी। अदरवाइज जो है वो पर्सनली लाइबल हो जाता है। मतलब कि नॉन ट्रेडिंग फर्म में जो है वो पार्टनर अपनी एक्टिविटीज़ से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता। देन हिंदू जॉइंट फैमिली, HUF के केस में कर्ता जो मैनेजर जो अथॉरिटी है उस जॉइंट फैमिली की, तो वो जो है बाकी के फैमिली मेम्बर्स को उसमें बाइंड कर सकता है, चाहे उसने वो बिल को ड्रॉ किया है या बिल को इंडोर्स किया है, नेगोशिएशन की है। तो जो भी उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का किया है तो उसके वजह से फैमिली के सभी मेंबर्स जो है उसमें बाइंड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग माइनर मेंबर्स, कि उसमें माइनर मेंबर्स भी जो है वो उससे बाउंड हो जाते हैं जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कर्ता ने एंट्री की है। बशर्ते वो बात हमने ध्यान रखनी है कि जो माइनर्स हैं दे आर नॉट पर्सनली लायबल, कि वो पर्सनली लायबल नहीं है, तो जो प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी उस पर जो है वो लायबल हो सकते हैं, बट पर्सनली जो है उनकी कोई लायबिलिटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से अराइज नहीं होती है। तो ये था आज की वीडियो में आपके पास कि कौन कौन लोग जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज़ हो सकते हैं, और स्पेसिफिकली कुछ जो पार्टीज़ हैं जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया कि इनकी क्या क्या कैपेसिटी रहती हैं और क्या रोल रहता है उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो बेसिकली क्या है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए कैपेसिटी के लिए कि वो कैपेबल होना चाहिए, और अगर वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो फिर वो चाहे वो उसकी मेकिंग है, ड्राइंग, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, डिलीवरी और नेगोशिएशन ऑफ एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उससे वो अपने आप को बाइंड भी कर सकता है और दूसरों से भी बाउंड हो सकता है। तो ये था आपकी आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू।